हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हम लोग मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, यानी कि धातुओं का निष्कर्षण। और इसके अंदर हमने जो धातु कर्म है उसके 5 स्टेप पढ़ने हैं, जिसमें से मैं आपको 3 चरण उसके पढ़ा चुका हूँ। चौथा स्टेप जो है वो है धातु ऑक्साइड को अशुद्ध धातु में अपचयन। तो देखिए, धातु ऑक्साइड जो है, धातु ऑक्साइड बनाने की 2 मेथड जो है वो कल हमने पढ़े थे, निस्तापन और भर्जन। आज हम ये पढ़ेंगे कि धातु ऑक्साइड जब बन जाते हैं तो फिर उनका धातुओं में अपचयन कैसे किया जाता है। तो देखिए, निस्तापन और भर्जन से प्राप्त धातु ऑक्साइड अयस्क का विभिन्न अपचायक तकनीकों द्वारा धातु में अपचयन कराया जाता है, और इसकी कुछ प्रमुख विधियाँ जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है कार्बन द्वारा अपचयन, जिसको कि प्रगलन कहा जाता है। दूसरी है एल्युमिनियम द्वारा अपचयन, जिसको कि एल्यूमिनोथर्माइट प्रक्रम या एल्यूमिनोथर्मी कहा जाता है। तीसरा है स्वतः अपचयन, और चौथा है विद्युत अपघटनी अपचयन, जिसको कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी हम कहते हैं। तो इन चारों विधियों को आज हम आज के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। तो पहली जो है, देखिए, पहली विधि है कार्बन या कोक द्वारा अपचयन। तो कार्बन द्वारा अपचयन जो है, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये कब यूज़ किया जाता है। तो कम विद्युत धनी जो धातुएं होती हैं, जिनके ऊपर की जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता है, जैसे Pb, Zn, इन सब के ऊपर +2 चार्ज होएगा। Sn के ऊपर भी +2 होता है, Fe के ऊपर +2 और +3, कॉपर के ऊपर +2 आदि के ऑक्साइड कोयले के साथ उच्च ताप पर गर्म करने से अपचयित हो जाते हैं। तो इसमें देखिए कि ये रिएक्शन जो है, जब कोयले के साथ इनको गर्म किया जाएगा तो कैसे होंगी। तो इसमें देखिए सेकंड रिएक्शन आपने देखनी है, ZnO+C। ZnO+C का मतलब ये है कि Zn जो है वो अलग हो जाएगा, और कार्बन जो है वो कार्बन है, C का मतलब कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ऐसे ही PbO+C, तो इसमें Pb अलग हो जाएगा और CO बन जाएगा। अब देखिए, निस्तापित या भर्जित अयस्क में अपचायक पदार्थ एंथ्रेसाइट, कोक और उचित गालक मिलाकर उच्च ताप पर गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। इस अभिक्रिया में अयस्क का गलित धातु में अपचयन होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में गालक जो है अयस्क में उपस्थित अधात्री से क्रिया करके गलित धातुमल बनाता है। इसकी अभिक्रिया आगे आएगी, जो हल्का होने के कारण गलित धातु के ऊपर तैरता रहता है। गालक उस पदार्थ को कहते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अधात्री से उच्च ताप पर क्रिया करके गलनीय धातुमल बनाता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो अशुद्धियाँ हैं उनको गलाने के लिए जो केमिकल बाहर से डाला जाएगा उसको फ्लक्स या गालक कहा जाता है। ठीक है ना, उसको गालक कहते हैं, और गालक जो है वो अशुद्धि के साथ मिलकर धातुमल बना लेता है। फिर इसके बाद में इसमें देखिए अलग रिएक्शन जो है, गलित धातुमल का घनत्व गलित धातु से कम होता है, अतः यह गलित धातु पर तैरता है। गालक अम्लीय या भास्मिक 2 प्रकार के होते हैं। यदि अशुद्धि जो है वो अम्लीय हो तो गालक जो है वो क्षारीय होगा, जैसे CaO, MgCO3। और यदि अशुद्धि जो है वो क्षारीय प्रकृति को हो तो फिर गालक जो होगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। तो इसमें देखिए धातुमल जो है वो कैसे बनते हैं। तो SiO2 अधात्री है, यानी कि अशुद्धि है, और इसमें गालक डाला हुआ है CaO, तो दोनों मिलकर CaSiO3 बना लेते हैं। ऐसे ही FeO प्लस SiO2 दोनों मिलकर FeSiO3 बनाते हैं धातुमल। ठीक, इसके अलावा इसके अंदर जो Fe2O3 है, यानी कि हेमेटाइट, वो कार्बन से या कोक से रिएक्शन करके 2Fe और CO बना लेगा। ऐसे ही Fe2O3 प्लस 3CO 2Fe प्लस 3CO2 बना लेगा। ठीक है ना। तो उच्च ताप पर अगर हम जैसे धातुओं को इस प्रकार से अपचयित करेंगे तो इसका नाम भी फिर पायरो धातुक्रम इसका कहते हैं। इसको पायरोमेटलर्जी या पायरो धातुक्रम कहते हैं। फिर इसके बाद में ये तो हो गया कार्बन के साथ अपचयन। अब हम बात करेंगे एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन। एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन जब होता है तो उसको एल्यूमिनोथर्माइट या एल्यूमिनोथर्मी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि क्रोमियम ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड जैसे ऑक्साइड होते हैं जो उच्च विद्युत धनी होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर जो आवेश है वो अधिक होता है, उनका अपचयन इसके द्वारा किया जाता है। तो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा इनका अपचयन नहीं होता। ऐसे धातु ऑक्साइड जैसे Cr2O3
TiO2, Mn2O3 जिनका कार्बन अपचयन जो है वो नहीं करता, तो ऐसे जो धातु हैं उनको एल्युमिनियम के द्वारा अपचयित करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इस विधि में आगे इसका डायग्राम भी आया, ये इसमें डायग्राम दिया हुआ, ये आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सारा कंटेनर है जिसमें रेत भरी हुई है, और रेत के अंदर ये जो ब्लैक कलर का एक मतलब अर्धगोलाकार बर्तन है, इसको क्रूसिबल कहा जाता है। इस क्रूसिबल में क्या होता है कि मैग्नीशियम का फीता एक लटकाया होता है, और इस मैग्नीशियम के फीते के नीचे एक काले रंग की थैली सी बनी हुई है जिसके अंदर मैग्नीशियम चूर्ण और बेरियम ऑक्साइड भरा होता है। और जो ये क्रूसिबल है इसके अंदर एल्युमिनियम और क्रोमियम के ऑक्साइड जो है वो भर दिए जाते हैं, जिनका कि हमने अपचयन करवाना था। अब क्या होता है, देखिए इसमें वापस अपन इसको पढ़ लेते हैं कि इस विधि में धातु के ऑक्साइड और एल्युमिनियम चूर्ण को एक क्रूसिबल में रखकर मैग्नीशियम के एक फीते जिसके सिरे पर मैग्नीशियम चूर्ण BaO2 के साथ मिश्रण की पोटली बंधी होती है के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। यानी कि मैग्नीशियम चूर्ण वाली जो थैली थी उसको जलाया जाता है। जैसे वो जलेगी तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि लगभग 3000 केल्विन तक टेम्परेचर चला जाता है। तो 3000 केल्विन पर जब टेम्परेचर चला जाता है तो इस बर्तन में जो ये काले से रंग का क्रूसिबल रखा हुआ है, इस बर्तन के अंदर जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो एल्युमिनियम से क्रिया करके खुद तो क्रोमियम में बदल जाएगा पिघली हुई अवस्था में, और एल्युमिनियम जो है वो Al2O3 यानी कि एल्यूमिना में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस विधि को एल्यूमिनोथर्मी कहा जाता है, और इसके अंदर एल्युमिनियम की उपस्थिति में अपचयन होता है। फिर इसके बाद में आता है स्वतः अपचयन। स्वतः अपचयन क्या होता है कि कम सक्रिय धातुओं के लिए जो है वो अपचयन के लिए किसी अन्य अपचायक की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद ही अपचयित हो जाते हैं। तो इसमें भी आपने देखना है, ये अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, ये हम कॉपर का जब धातु क्रम पढ़ेंगे तो मैं दोबारा आपको उसमें बताऊंगा। इसमें सबसे पहले फॉर्मूला है CuFeS2 का। तो कॉपर फाइराइट जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके Cu2S और FeS बना लेता है। फिर Cu2S जो है दूसरी रिएक्शन में देखो, Cu2S जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Cu2O बना लेगा। यहाँ पे इनके सब के अलग अलग नाम है। CuFeS2 का नाम है कॉपर पाइराइट, Cu2S का नाम है कॉपर ग्लांस, और Cu2O का नाम है क्यूपराइट। तो ऐसे करके ये सारी मेटल्स जो हैं आप देख रहे हो कि किस में बदल रही हैं, इनका अपचयन होता जा रहा है। फिर इसके बाद ये सबसे लास्ट वाली जो रिएक्शन है वो देखनी है आपने, जिसके अंदर ये Cu2S नीचे नीचे लिखा हुआ है ना, Cu2S प्लस Cu2O, यानी कि ऊपर की जो तीन अभिक्रियाएं थी उनमें पहली अभिक्रिया में Cu2S बन रहा है और दूसरी में Cu2O बन रहा है। ये दोनों आपस में क्रिया करके 6Cu प्लस SO2 में बदल जाते हैं, और इस प्रकार से ये जो कॉपर है उसका अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो इसको स्वतः अपचयन कहा जाता है। और ये जो क्रिया है जब कॉपर में करवाई जाती है तो ये एक भट्टी आती है बेसिमर परिवर्तित्र या बेसिमर परिवर्तक बोलते हैं जिसको, उसके अंदर ये होती है। तो जब हम कॉपर का धातुक्रम पढ़ेंगे तो तब इसको अपने इस टॉपिक को दोबारा वहाँ पर स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद में आता है विद्युत अपघटनीय अपचयन। विद्युत अपघटनीय अपचयन में क्या होता है कि जैसे उच्च विद्युत धनी धातुएं जो हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड जो है उनसे जब धातु का अपचयन करवाना हो तो फिर ये विधि उपयोग में लाई जाती है। और ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं है। इसके अंदर एक सेल होता है, मतलब एक बर्तन होगा जिसके अंदर एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, और जिस धातु का आपने विद्युत अपघटन करना है उसको विद्युत अपघट्य के रूप में जल के साथ मिक्स करके और उस सेल में डाल दिया जाता है। तो अब क्या होगा कि एनोड पर ऑक्सीकरण हो जाएगा और कैथोड पर अपचयन होगा। जो धातु होगी वो कैथोड के ऊपर अपचयित हो जाएगी, और इस प्रकार से उस धातु को हमें जो है वो उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीका था, और ये चार विधियां जो है हमने पढ़ ली हैं। ये चारों विधियां अपचयन में काम आती हैं। ठीक है ना। सबसे पहली विधि जो हमने पढ़ी थी वो थी कार्बन या कोयले कोक की उपस्थिति में अपचयन। दूसरी विधि हमने पढ़ी है एल्युमिनियम की उपस्थिति में अपचयन या एल्यूमिनोथर्मी। तीसरी विधि हमने स्वतः अपचयन पढ़ी है, और चौथी विधि जो है वो विद्युत अपघटनीय अपचयन पढ़ी है।
तो ये चारों अपचयन की विधियाँ जो है आपको याद रख लेनी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपचयन पे ही एक उष्मागतिकी संबंध जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि रिडक्शन जो होता है वो उच्च ताप पर होता है, तो इसके पीछे एक उष्मागतिक सिद्धांत जो है वो काम करता है। तो वो क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।